किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही हम आपके सवालों, आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं, वो भी लाइव। तो आज के हेलो किसान में किन विषय पर हम बात करने वाले हैं और जिनसे संबंधित आपके हम सवाल लेंगे, व्हाट्सएप सवाल लेंगे और ईमेल लेंगे। आइए सबसे पहले नजर आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है मक्का की खेती और साथ ही हम बात करेंगे आज जल प्रबंधन के बारे में, यानी ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061। इसके साथ ही आप अपने प्रश्न हम तक व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल भी करा जा सकता है। अगर आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर आप नहीं कॉल करना चाहते हैं तो ईमेल कीजिए hellokisan2015@gmail.com। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपने मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाएं। उससे पहले कुछ बुनियादी बातों का हमारे दर्शक जब भी कॉल करें या फिर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, ज़रूर ध्यान रखें। पहली बात ये तो जब आप हमें कॉल करें तो नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से ही अपना प्रश्न हम तक पहुंचाएं जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि आपके प्रश्नों को हम स्पष्ट रूप से सुन सकें। इसके साथ ही अपना नाम बताएं, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर मेंशन करें। इसी तरीके से जब आप व्हाट्सएप करें तो आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, लेकिन दोनों में ध्यान ये रखें कि अपनी बात को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। व्हाट्सएप में भी आप अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम करें, ज़रूर मेंशन करें और ईमेल करते हुए भी इन बातों का ध्यान रखें। तो आपके सवालों का हमें इंतजार रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में कैसे आप जल प्रबंधन करें और साथ ही मक्का की खेती पर हम आपको जानकारी देंगे। दो मेहमान हमारे साथ अगले 1 घंटे तक उपस्थित रहेंगे, आपको जानकारी पहुंचेगी और साथ ही इसके अलावा आपके प्रश्नों के जवाब लेंगे हम। तो हमारे पहले जो मेहमान है प्रोफेसर अनिल कुमार मिश्र जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा नई दिल्ली में। और जो हमारा आज का जल प्रबंधन से जुड़ा हुआ जो विषय है, यानी जो गर्मियों की फसलें, जायद की फसलें हैं, उनमें जल प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर सीमा सेफर जी हैं। डॉक्टर सीमा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़ रही हैं लुधियाना से। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना, पंजाब से। तो आज का जो हमारा एक और विषय है यानी मक्का की खेती, उस पर हम आपसे सर, मैम आपसे जानकारी लेंगे। और सर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है जो कि जल प्रबंधन पर हमें विभिन्न जानकारियां पहुंचाएंगे और साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सीमा आपका भी कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो विषय है वो आप समझ चुके हैं, दोनों मेहमानों से भी हम रूबरू हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे जो किसान हैं, जो जान रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये वो समय होता है जब खेत खाली होते हैं। तो हम ये बताते हैं कि इस समय को भी आप यूटिलाइज़ करें और इसमें भी कुछ ऐसी फसलें ले सकते हैं जिनसे आपको अतिरिक्त आय भी होगी और मिट्टी की सेहत भी बेहतर होगी। तो सर सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि बहुत ड्राई मौसम होता है इस समय, बारिश आने वाली होती है और वहीं दूसरी तरफ तापमान भी बढ़ रहा होता है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, लेकिन वहीं किसानों को अपने खेत के प्रबंधन पर भी ध्यान देना होता है। तो ग्रीष्मकालीन सबसे पहले कौन कौन सी फसलें हैं जो ली जा सकती हैं अभी, या फिर जो किसान ले चुके हैं? देखिए, अभी तो किसानों ने जो फसल लगा दी हुई है, बेसिकली अगर हम जायद के मौसम की बात करें तो वो गेहूं के कटने के बाद से और धान के यानी कि खरीफ सीजन के आरंभ के
बीच वाला जो समय है। और ये समय उत्तर भारत में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी का समय है, परंतु जिन किसानों के पास जल उपलब्ध है और भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, चाहे किसी भी स्रोत से हो, चाहे भूजल हो अथवा नहरों से प्राप्त किया हुआ जल हो, जो भी सुविधा उनके पास है, तो ऐसे किसान भाई कैच क्रॉप के रूप में कुछ फसलें ले लेते हैं। जैसे देखिए बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, मूंग की फसल है, करीब करीब 60 दिन में तैयार हो जाती है, या लोबिया की फसल है, या कुछ लोग अर्ली मक्का भी लगा देते हैं कि जो भुट्टे के लिए जो अच्छा मुनाफा दे जाती है। और इसके साथ साथ सब्जियों में कुकर बीट्स जो हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लौकी है, तरोई है, या इसी प्रकार से आप इसमें करेला की भी फसल देख सकते हैं कि वो किसान भाई लेते रहते हैं। तो अभी तक उन्होंने, मेरा ख्याल है, फसलें अभी खेत में होंगी, परंतु जो वातावरण में जो गर्मी है, इतना ज़्यादा तापमान बढ़ चुका है, उसके तहत सिंचाई और जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है हम सभी किसान भाइयों का, जिससे कि उनकी फसलें विपरीत रूप से प्रभावित ना हो या समग्र रूप से मर के समाप्त ना हो जाएं और उनके लाभ के बदले हानि ना हो जाए। तो इसलिए उन्नत जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो सर, जैसे बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने बताई कि उन्नत जल प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी फसलें हैं जो इस वक्त हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको प्रबंधन किस प्रकार करना है, यानी मैनेजमेंट कैसा आपका होना चाहिए, इसको समझने के लिए आप हमारा कार्यक्रम अवश्य देखें। आगे बढ़ें, आपके सवाल लें और आज के विषय से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम अपने मेहमान से जानें, उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। इस समय खेतों में गर्मी की फसल लगी हुई है। इन फसलों में सब्जी फसलें भी शामिल हैं। गर्मी के इस मौसम में फसलों में जल प्रबंधन काफी जरूरी है। भिंडी की बात करें तो इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई का काम अंतराल पर करें। वहीं बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, नहीं तो मिट्टी में कम नमी होने से पुष्पन और परागण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। गर्मी की फसलों में जल प्रबंधन के लिए किसान ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का सहारा भी ले सकते हैं। ये सिंचाई की एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसमें पौधों को बूंद, इससे न सिर्फ पैदावार ज्यादा होती है बल्कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। किसान स्प्रिंकलर सिस्टम से गर्मी की फसल में जल प्रबंधन कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम को फव्वारा प्रणाली भी कहा जाता है। ये पानी की बचत और अधिक उपज के लिए बेहद कारगर है। इस प्रणाली में पानी बारिश की तरह फसल पर बरसता है। इस प्रणाली में पानी को प्रेशर के साथ छोटी नलिकाओं के जरिए हवा में लंबे क्षेत्र तक उछाला जाता है और फिर ये पानी बारिश की बूंदों की तरह फसल पर गिरता है। प्रचलित सिंचाई के मुकाबले स्प्रिंकलर प्रणाली में 16 से 70% पानी की बचत होती है। सिंचाई की जिन नई विधियों के बारे में हमने जानकारी दी, या फिर कहें ऐसी विधियां जिनसे पानी की बचत होती है, उन पर भी हम आगे बात करेंगे। और ये सभी जल प्रबंधन यानी सिंचाई में किस तरीके से जल प्रबंधन किया जाए उसी से हुई जुड़ी बातें हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीमा से। डॉक्टर सीमा, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर सीमा, जो आज का हमारा दूसरा विषय है यानी मक्का की खेती। मक्का की अगर हम बात करें तो एक ऐसी फसल है जो कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है और हमारे देश में भी किसान इसकी खेती में काफ़ी रुझान ले रहे हैं। मक्का की खेती को लेकर आप किस तरह की तस्वीर देख पा रही है फिलहाल हमारे देश में, और किसानों के लिए कितनी लाभकारी है ये? हमारे देश में अगर फसलों की बात की जाए तो धान और गेहूं के बाद मक्का का बिल्कुल, और आने वाले समय में मक्का की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जो किसान भाई नहीं जानते हैं या आप सबको पता भी होगा कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए मक्का का एक बहुत बड़ा स्कोप देखा गया है और इस अनुसार अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग का सोर्स अगर मक्का से ढूंढा जाएगा तो आने वाले समय में सरकार भी इसका चित्र बढ़ा देगी। तो इससे किसान अगर इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने उगाते हैं या अपने फसल चक्र
अपनाते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जैसे कि अभी एमएसपी पे इसकी डिमांड नहीं है, तो हो सकता है कि भारत सरकार इसमें एमएसपी भी लागू कर दे, इसकी डिमांड को दे। एक यह एरिया हो गया कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग के लिए मक्का की डिमांड बढ़ेगी आने वाले समय में। दूसरा का पोटेंशियल एरिया है वह है मुर्गी के दाने के रूप में। कई सारा ऐसा सेक्टर है, पोल्ट्री सेक्टर है, जिसके अंदर जो मक्की का दाना होता है वो उसके अंदर मीट और अंडे की क्वालिटी बढ़ाता है। तो किसान भाई जो लोग जहाँ पे भी इसका पोल्ट्री में इसका बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है मक्का एज ए फीड। और तीसरा जो हमारे उत्तरी भारत है, जिसमें पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए, तो एक नया एरिया और निकल के आ रहा है साइलेज के रूप में मक्का का प्रोडक्शन। तो साइलेज में मक्का की डिमांड काफी बड़ी है, जिसके अंदर स्प्रिंग बेज के अंदर मतलब 60 से 70 दिन के अंदर इसका साइलेज लिया जा सकता है, जिससे पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ती है। तो 3-4 ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इसकी मक्का की डिमांड काफी आने वाले समय में, आने वाले 2-3 सालों में इसकी काफी बढ़ेगी। तो हो सकता है कि सरकार भी इस पे एमएसपी देने का रुझान कर सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर मक्का का उत्पादन हो और जो एमएसपी जैसे पिछले साल की एमएसपी और इस साल की एमएसपी में देखें तो काफी उछाल आया है। तो मक्का का प्रोडक्शन जो एरिया अगर इसमें बढ़ाते हैं तो उन्हें काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे देश में गेहूं, धान, उसके बाद मक्का का नंबर आता है, और मक्का एक लोकप्रिय फसल इसलिए भी बनती जा रही है क्योंकि इसके बहुत तरह के इस्तेमाल हैं। जहां ये मुर्गियों की फीड में इस्तेमाल होता है, वहीं इसका इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी है, और भोजन में तो इसे इस्तेमाल ही किया ही जाता है। अलग अलग इसके रूप में इसे हम पसंद करते हैं। और इससे जुड़ी जी जो जैसे फील्ड कॉर्न जो खेत में जो मक्का लगाते हैं, दूसरे भी रूप है, जिसके अंदर पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है। इसका भी अगर बेबी कॉर्न का सब्जी में, होटल में, इनमें काफी सलाद के रूप में इसका प्रयोग बढ़ रहा है। तो इसके जो मल्टी डायमेंशनल यूजेस हैं, उस कारण मक्का किसानों में आने वाले समय में काफी पॉपुलर हो सकती है, कि जो कम अवधि में अधिक मुनाफा उनको दे सकती है। जी ठीक है मैम, आगे आपसे हम बात करेंगे और जो दर्शकों के सवाल आएंगे वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए मक्का पर हमारी ये रिपोर्ट देख लेते हैं अब। मक्का की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। सिंचित क्षेत्रों में मक्का की बुवाई मॉनसून आने के 10 से 15 दिनों पहले कर देनी चाहिए। वर्षा आधारित क्षेत्रों में आमतौर पर बरसात के आने पर ही मक्का की बुवाई की जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मेड़ बनाकर उनके ऊपर मक्का की बुवाई करनी चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कुंड में बुवाई करनी चाहिए। खरीफ मक्का में 65,000 से 78,000 पौधे प्रति हेक्टेयर पानी के लिए 20 से 25 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। संकर बीज उत्पादन में एक संकर प्रजातियों में नर और मादा क्रमशः 2 और 4 पंक्तियों में बोए जाते हैं। सामान्य स्थिति में बुवाई हल के पीछे कोणों में 3.5 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी अगेती किस्मों के लिए 45 सेंटीमीटर और मध्यम व देर से पकने वाली किस्मों में 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी अगेती किस्मों में 20 सेंटीमीटर और मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्मों में 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किस्मों की बात करें तो मक्का की ज्यादा उपज देने वाली बहुत सी संकर किस्में मौजूद हैं। मक्का की जल्दी पकने वाली संकर किस्मों में PEHM 2, PEHM 3, PEHM 5, विवेक संकर मक्का 9 और विवेक संकर मक्का 15 आदि शामिल हैं। ये किस्में 80 से 85 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। मक्का की मध्यम परिपक्वता की किस्में जैसे पूसा HM 4, पूसा HM 8 और पूसा HM 9 आदि हैं। ये किस्में 85 से 95 दिनों में पक जाती हैं। किसान मिट्टी की जांच के आधार पर ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें। आमतौर पर मक्का के लिए 120 से 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस और 75 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर संस्तुत की जाती है। तो अभी आपने मक्का पर ये हमारी विस्तृत रिपोर्ट देखी है, और अगर आप मक्का से जुड़ा कोई भी प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारा टोल फ्री नंबर तो आपको पता ही है
आप चाहे ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करें, सभी डिटेल्स हम टेलीविज़न स्क्रीन पर साथ साथ आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब सर आते हैं जो हमारा आज का पहला विषय है, यानी ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन की। तो अगर हम बात करें इस वक्त जिस तरह की स्थिति है, हम जानते हैं कि ये वो समय है जब एक तरफ फसल की अपनी नीड होती है, ज़रूरत होती है जल की, वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि तापमान बढ़ रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं उसका भी असर फसलों पर रहता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, यानी बढ़े हुए तापमान को ध्यान में रखते हुए भी हमें जल प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है, या फिर एक है कि उस तरीके से फसलों को मैनेज करना होता है। तो अगर हम फसल के तौर पर बात करें, जो इस वक्त विभिन्न फसलें हैं उनको देखते हुए, तो किस तरह का जल प्रबंधन करना चाहिए? शुरुआत करते हैं हम मूंग से, जिसके बारे में हमने पहले बात की। देखिए, जो ये समय है जायद वाला, इसमें हमें एक सबसे बढ़िया और लाभकारी फसल जो है मूंग के रूप में मिली है, जिसमें लगभग 60 दिन के अंदर ही बुआई से लेकर के और फसल परिपक्व हो जाती है। तो बुआई के समय में अगर आपके पास अंकुरण के लिए उचित नमी मौजूद है तो बहुत अच्छा, अथवा पहले थोड़ी सी एक हल्की सिंचाई करके फसल को बो दिया जाता है। और इस समय तो लगभग फसल अपनी मध्य अवस्था में पहुंची हुई है, और जो बढ़ा हुआ तापमान है उसके वजह से वातावरण की जो वाष्पोत्सर्जन की जो मांग है, यानी कि पौधों को अगर हम ऐसे देखें कि वो जड़ों से जल को अवशोषित करते हैं और अपने सभी भागों तक पहुंचा करके पत्तियों के द्वारा उनका जल को जो है द्रव से वाष्प में बदल करके वो वातावरण में छोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में वो पोषक तत्वों को शोषित करते हैं और इसके साथ साथ अपने पूरे शरीर के हर पौधों के शरीर के सभी भागों को वो ठंडा भी रखते हैं, तो जिससे कि वातावरण की गर्मी का वो को सहन करने के क्षम हो जाते हैं। परंतु देखा यह जाता है जब आकस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तापमान, और अगर मृदा में जो है नमी की कमी है अथवा जल धारण क्षमता में भी कमी है, कुछ जो मृदाएं हैं अलग अलग जल धारण क्षमता रखती हैं, तो पौधे में अगर जड़ों में जड़ क्षेत्र में अगर जल की कमी देखी गई है तो पौधों की पत्तियों का पहले ड्रूपिंग हो जाना, या उनके किनारे जल जाना, या आगे पूरी पत्ती ही जल के खत्म हो जाती है, और पौधा जो है पहले तो एक शॉक की अवस्था में आता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके अगर वापस आप जल उसको दोबारा नहीं देते हैं तो पूरा पौधा भी समाप्त हो सकता है। यानी कि पूरी फसल को हम इस चीज को पूरे फसल पे अगर हम जिसे हम हमारे किसानों से कई बार सुनते भी हैं कि जो फसल है वो जल गई, ऐसे कहते हैं। जी बिल्कुल, जल गई है, और अगर जल की कमी हुई तो उनकी जो फसलों की पैदावार है वो बहुत विपरीत रूप से प्रभावित होती है और बहुत मतलब कोई फायदा नहीं होता उसमें, जो आपने मेहनत की उसका आप उस तरीके से फायदा नहीं। यही कारण है कि बहुत बड़े भूभाग पर जो है जबकि जमीन खाली रहती है लेकिन कोई और फसल नहीं लगा पाते हैं, खाली वही किसान जिनके पास सिंचाई का जल उपलब्ध है, और या फिर आप उस तरीके से मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें। आइए एक कॉलर से हम बात करते हैं। विपिन जी हमारे साथ, तो मध्य प्रदेश के सागर से इन्होंने हमें कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है? जी नमस्कार मैम। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मैं ये जानना चाह रहा था सर से, मेरा सवाल था कि जैसे इन दिनों अभी सब्जियां लगी हुई हैं बहुत सारे किसानों की, तो भिंडी है, लौकी है, गिलकी है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे टेम्परेचर अभी 45-50 के आसपास रहता है, और तो ऐसे दोपहर के समय में क्या पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए सब्जियों में, क्योंकि तापमान अधिक रहता है, तो इससे नुकसान है या फायदे हैं, या फिर पानी दें तो कैसे दें? अच्छा सवाल विपिन जी आपने पूछा, और चाहे वो इस बढ़े हुए तापमान में सिंचाई की बात करें या फिर जो सामान्य तापमान होता है, सिंचाई के समय को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो सर मैम, और एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली से मतलब लाइट से ही मोटरें चलती हैं, तो दोपहर में ही बिजली मिलती है, इस कारण से पूछना था। ठीक है सर। अच्छा, जैसा हमारे किसान भाई ने पूछा है कि पहले तो अगर आप ये कहते हैं कि आपको दोपहर में ही बिजली मिलती है तो सिंचाई के लिए दोपहर का ही समय आप प्रयोग कर सकते हैं, वरना अगर सुबह के समय में और शाम के समय में सिंचाई की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है फसलों के लिए, क्योंकि वाष्पीकरण से जल उड़ने से पहले ही वो मिट्टी में अवशोषित हो सकता है और पौधे उनका ज़्यादा अच्छा प्रयोग कर सकेंगे। अगर आप दिन में सिंचाई करेंगे तो बढ़े हुए तापमान के कारण जो है वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा और पौधों के लिए पौधों को भी मारेगा, कम मिलेगा। यानी कि अगर दोनों ही अगर स्थितियों की तुलना करें तो दोपहर में सिंचाई करना कम लाभप्रद है, परंतु अगर इस प्रकार से स्प्रिंकलर इरिगेशन सेट है आपके पास तो वो टेम्परेचर में निश्चित तौर पर कुछ कमी लाएगा।
तो अधिक तापमान से जो हानि हो सकती है उससे भी बचत कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अगर आपके पास कोई दूसरा साधन है जैसे डीजल पंप सेट है, तो अगर शाम के या सुबह सुबह अगर आप पानी लगाते हैं तो अगर मिट्टी में पानी रहेगा तो पौधा मरेगा नहीं, ना ही उसके गर्मी का तापमान को वो अपने आप वो सहन कर लेगा। मेरा ख्याल है वो उतना नुकसान नहीं दे पाएगा बढ़ा हुआ तापमान। जी जी बिल्कुल। तो देखिए अभी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे जो दर्शक हैं विपिन, उन्होंने जानना चाहा कि क्या दोपहर के वक्त सिंचाई की जा सकती है, जिसका बहुत विस्तृत जवाब दिया डॉक्टर मिश्र ने। आइए इसी के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आप अपने प्रश्न हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, चाहे आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। और सभी सवाल हम कार्यक्रम के बीच में ही लाइव शामिल करेंगे। छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज के विषय आपके लिए हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गर्मियों की फसलों में किस प्रकार से आप जल प्रबंधन करें। और अगर आप मक्के की फसल के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम ज़रूर देखें, क्योंकि दूसरा विषय मक्के की खेती। आइए बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर सीमा, अब हम मक्के पर बात कर लेते हैं। हमने इसके लाभ के बारे में जाना कि किस तरीके से फसल काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन अब खेती पर आते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा दूसरा विषय भी है कि गर्मियों की फसलों में किस तरीके से जल प्रबंधन किया जाए। मक्का की खेती को लेकर इस वक्त हमारे दर्शकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मक्का जैसे कि पूरे साल में होती रहती है। ये रबी के अंदर सर्दियों में भी होती है और अभी बारिश का टाइम आने वाला है तब भी इसका बहुत ज़्यादा एरिया है मक्का का। और इसके अलावा ये जायद के समय भी होती है। फरवरी में जिन किसानों ने मक्का लगाई होगी या तो चारे के लिए अधिकतर होता है, उस समय किसान अधिकतर अपने पशुओं के चारे के लिए इसको लगाते हैं। तो अगर उन्होंने पशुओं के चारे के रूप में अगर इसको लगा रखा है, जैसे कि हमें पता है कि अभी जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो जैसे जैसे उसकी पत्तियां अगर रोल होती हैं या लगता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं, अगर वो सिम्टम आते हैं तो वो फिर 2 या 3 दिन जैसे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसके अंदर इरिगेशन करते रहें। ये तो बात हो गई जायद में मक्का जो किसान फॉडर के रूप में या चारे के रूप में लेते हैं। दूसरी जो अभी बात है कि खरीफ, अभी हमारा इसका जो मक्का का बुआई का समय आने वाला है। मक्का की जो बुआई होती है वह जो इसका सुटेबल जो टाइम है कि अगर वो 20 जून से लेके 10 जुलाई के बीच में अगर लगती है खरीफ की मक्का, तो वो अधिक उत्पादन देती है। तो ज़्यादा समय हमारे पास अभी रहा नहीं है। 1 जून स्टार्ट होने वाला है। 20 दिन का ही हमारे पास जो गैप है उसमें किसान भाई चाहे तो उसमें खेत को तैयार कर सकते हैं अच्छी तरीके से। वो जुताई निराई उड़ाई करते हैं। अधिक तापमान भी है तो जुताई करने से क्या होगा, जो भी कीड़े होंगे, हानिकारक कीड़े या जो भी वीड होंगे, खरपतवार के जो राइजोम्स या जो उनकी गांठें मृदा में रह जाती है, वो सूख जाएगी अधिक तापमान की वजह से। तो इस तरीके से वो अपना खेत तैयार करना चालू कर दें। और 20 जून से लेके 10 जुलाई तक जो बारिश, जिन क्षेत्रों में अगर बारिश आ जाती है तो वो बारिश के अनुसार अपनी मक्का की बुआई कर सकते हैं। और जहां पर पानी की सुविधा
है तो वह यह सुनिश्चित कर ले कि 20 जून के आसपास और 10 जुलाई के बीच में इसकी बुआई कर ले। और एक बात यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पे मानसून आने से पहले ही अगर इसकी बुआई कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जो खड़े हुए पानी में अगर बारिश अगर आपकी मैदान में अगर पानी नहीं निकल पाता, जल निकास अगर अच्छी तरीके से नहीं, अगर पानी खड़ा रह जाता है तो उसमें जर्मिनेशन, उसका जो अंकुरण है वह नहीं हो पाता है। तो ये दो अवस्थाएं हैं कि आप अपने खेत को तैयार रखें। अगर सिंचाई का जैसे अपनी सुविधा के अनुसार आप मक्का की बुआई के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। जी जी बिल्कुल, तो काफ़ी जानकारी दी मैम आपने। और एक दर्शक हैं, पहले हम उनका कॉल ले लेते हैं। कैलाश जी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें फ़ोन लगाया है। कैलाश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। जी मैडम, ये खरीफ सीजन में मक्का की बोनी करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी खरपतवार नाशक कौन सी है? डॉक्टर सीमा, आप सुन पा रही हैं हमें? ये जी हाँ, बारिश के समय क्या होता है कि जैसे अगर हम रबी में मक्का लेते हैं या जायद में मक्का लेते हैं तो उस समय खरपतवार का इतना प्रकोप नहीं होता है जितना बारिश वाली मक्का के अंदर होता है, क्योंकि जब भी एक तो बारिश लगातार होती रहती है तो जो खरपतवार का अंकुरण है वो उसमें मक्का में पूरा जब तक वो 120 या 130 दिन की जो भी अवधि की मक्का लेते हैं उसमें हमेशा लगातार रहता है। तो यहाँ पे दो अवस्थाएं हमारे पास कि जैसे ही अगर आप मक्का की बुआई कर देते हैं तो उस समय एक हर्बिसाइड होता है एट्राजीन करके, ये काफी मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसका आप 500 ग्राम AI 1 एकड़ के हिसाब से आप जैसे ही मक्का की बुआई करते हैं उसके 1 या 2 दिन के भीतर ही आप उसका स्प्रे कर दें। और स्प्रे करते समय आप यह ध्यान रखें कि जो पानी की मात्रा लेते हैं वो अपने स्प्रेयर के अनुसार, अगर आपका क्वालिटी वाला स्प्रेयर है और उसके अंदर आप 250 लीटर पानी लेके 1 हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। एक हो गया जब आपकी मक्का की बुआई आप 1 से 2 दिन के भीतर के अंदर। एक दूसरा हर्बिसाइड है जिसका नाम है पायरोक्सोसल्फान, ये भी एक प्री इमरजेंस है, यानी कि बुआई के 1 या 2 दिन की अवधि में ही इसका आपको स्प्रे करना है। और जो इसकी मात्रा है वो 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। और उसके बाद एक अवधि आती है कि जो आप मक्का की बुआई के 1 से 2 दिन के भीतर में अगर इन खरपतवार नाशियों का अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये 20 से 25 दिन तक उस खरपतवार को नियंत्रण कर लेते हैं। 20 से 25 दिन के बाद अगर मान लीजिए आप पहला स्प्रे नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप 20 से 25 दिन की अवधि के बाद भी कुछ हर्बिसाइड्स हैं जिनका मैं अभी नाम बताती हूँ। पहला तो आता है टोप्रामिजोन, ठीक है। टोप्रामिजोन का 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है टेम्बोट्राइन, ये बहुत ही इफेक्टिव हर्बिसाइड है जो आप 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो टेम्बोट्राइन और टोप्रामिजोन है जो ये मक्का में, खड़ी मक्का की फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये जोड़ी पत्ती वाले खरपतवार को भी नियंत्रित करेगा और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को भी नियंत्रित करेगा। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि अगर आपकी मक्का की फसल में मोथा का सबसे ज्यादा प्रयोग है तो उसके लिए एक हेलोसल्फ्यूरोन नामक की दवा आती है जिसका नाम जो बाजार में सैम्प्रा के नाम से भी मिल जाती है। उसका आप 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका स्प्रे कर दें। और जब भी आप खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं, तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि इसका जो भी छिड़काव करते हैं वो दोपहर के समय करें, यानी कि आप 11 से 12 बजे का ही समय चुनें ताकि वो बहुत ही इफेक्टिवली उसको खरपतवार उस समय अवशोषित कर ले और उसका तुरंत आपको खेत में इफेक्ट दिखेगा। जी जी डॉक्टर सीमा, एक सवाल हमारे पास आया, व्हाट्सएप सवाल है और ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सोलन से हमें ये सवाल भेजा है। इनका नाम है MC शर्मा जी, और इनका प्रश्न ये है कि एक मक्का की किस्म है पूसा नमित लिखा है इन्होंने, तो इसका बीज कहाँ से उन्हें प्राप्त हो सकता है और कैसे इसका बीज प्राप्त करें? देखिए, पूसा नमित है तो जो पूसा है वो हमारा IRI को डिनोट करता है, जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो नई दिल्ली में है। तो जो उनकी वेबसाइट है उनके ऊपर आप ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में जाके या जो उनका सीड पोर्टल है वहाँ पे आप टोल फ्री नंबर होता है तो वहाँ पे आप असेस कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि पूसा नमित IRI की वेराइटी है। जी,
आइए बात करते हैं एक और दर्शक से। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है नंद स्वरूप जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से फोन किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि बढ़ती हुई आबादी, पानी की बर्बादी, घटता हुआ जल, बढ़ता हुआ प्रदूषण के बीच में हम लोग जो खेती करते हैं तो ऐसी दशा में जो हमारे खेत समतल नहीं होते, ढालू होते हैं, तो जहाँ पानी बढ़ जाता है फसल वहाँ तो सूख जाती है और जहाँ पानी नहीं चढ़ता तो सूख जाती है। तो ये समतल के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण। और दूसरी चीज, कुछ फसलें हमारी जो है सिंचित प्रजाति की होती हैं, कोई असिंचित प्रजाति की होती हैं, कोई असिंचित प्रजाति की होती हैं। कुछ किसान समझ नहीं पाते हैं, सामान्य रूप से पानी देते हैं तो उसमें भी उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर मिश्र। देखिए, आपने समतल और असमतल की बात की है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि किसान भाई अपने खेत को समतल करने पे बहुत जोर देते हैं और जिससे कि चाहे मशीनों को चलाना हो या सिंचाई देना हो, तो इसका प्रयास सबने किया हुआ है पहले से ही, और जिसने नहीं किया हो उसको कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है लेजर लेवलिंग के बारे में हम पहले भी बहुत सारी चर्चाएं कर चुके हैं, जिससे सिंचाई जल, खास तौर से जब हम फ्लडिंग मेथड से सिंचाई देते हैं तो वो अच्छी तरीके से दिया जा सकता है। परंतु आज के समय में हम लोग जो खुला पानी लगाना या फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन को, जो कि बहुत कम दक्षतापूर्ण है, उसके बदले एक जो आपने अभी देखा है, प्रोग्राम में दिखाया भी गया है कि 2 तकनीकियां हैं सिंचाई जल प्रदान करने की, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन है। उसकी एक तरीके से अम्ब्रेला रिकमेंडेशन आ चुकी है कि अब वो लगभग सभी तरीके की फसलों में लगाई जा सकती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसान भाई जब सिंचाई की बात करते हैं तो अब समय आ गया है कि वो लोग जो नई तकनीकियां हैं इनकी तरफ चलेंगे। वैसे भी बहुत सारे किसान भाइयों ने पहले से ही अडॉप्ट कर रखा है और ये बहुत दक्षतापूर्ण तकनीकियां हैं जो उन्नत जल प्रबंधन की ओर आपको ले चलती हैं। परंतु अगर मैं ये बात करूं कि आने वाला समय जो है, जो बारिश वाला समय है और ऊंचाई नीचाई वाला आपका खेत है, ढलान वाला खेत है, और अगर आप उसको नहीं ठीक कर पाए हैं तो ढलान वाली खेत के बाहरी ओर अगर आप एक अच्छी और बढ़िया मेड़ बना लेते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा स्थान अगर आप नुकसान भी करते हैं और वहाँ पे आप पानी इकट्ठा करके रखते हैं, तो भविष्य में आने वाले जो दूसरा जो सीजन है उसमें जो फसलें आप लेंगे उनकी सिंचाई करने के लिए आपके पास अपना जल उपलब्ध रहेगा। और धीरे धीरे अगर वो जल आप इकट्ठा करेंगे, बल्कि अगर हम देखें तो हम इसी चीज़ को किसानों के द्वारा करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने खेतों के निचले भाग में आप छोटा तालाब बना सकते हैं या सोक पिट यानी कि जल शोषण गड्ढा भी बना सकते हैं, जिससे कि हम मृदा में फिर से जल को प्रतिपूर्ति कर सकें। ना तो वो मृदा की जड़ क्षेत्र की जो मॉइस्चर है, कंटेंट है, उसको बढ़ाएगा, बल्कि वो ग्राउंड वाटर में धीरे धीरे जाके जुड़ेगा और आपके ग्राउंड वाटर टेबल को उत्थापित करेगा। यानी कि जो आज अगर बैंक में आप पैसा रखेंगे तो भविष्य में आप निकाल भी सकते हैं। तो ये वो प्रविधि है कि अगर आपने एक छोटा तालाब बनाया, बड़ा तालाब बनाया, सभी किसानों ने मिलकर बहुत बड़ा एक सागर बनाया, तो इसकी आवश्यकता आज महसूस की जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ट्यूबवेल से बहुत त्वरित गति से पानी निकाला जा रहा है। और गर्मियों के मौसम में तो अगर आप देखते हैं कि वाष्पीकरण बहुत तेज हो जाता है। तो सिंचाई में भी हम यही हमेशा किसानों से यही कहते रहते हैं कि आप कम से कम जल का प्रयोग करेंगे, और जैसे कि फसल की जल मांग के आधार पर आप जल प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार से उन्नत जल प्रबंधन तकनीकियां हैं, मैं एक एक करके बताते जाऊंगा। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सर आपने कि आप जब ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक उसका उचित इस्तेमाल नहीं हो पाता है, वेस्टेज बहुत रहती है। दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं प्रकृति को भी इससे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किसान ऐसा है जो प्रकृति के सबसे करीब होता है, सबसे बेहतर तरीके से समझता है। इसीलिए कुछ नई तकनीकों को या फिर हमारे वैज्ञानिक जो सलाह दे रहे हैं उन पर भी आप विचार करें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं मक्का की खेती की और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि गर्मियों की जो फसलें हैं, जो अभी जायद की फसलें हैं, उनमें जल प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि जल प्रबंधन इस वक्त की फसलों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। और एक कॉलर है हमारे साथ, आइए पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार। जी बोलिए मैडम। जी सर बताइए, कॉल किया आपने? मैडम हमको ये जानकारी चाहिए, अभी ये मक्के की खेती करने के लिए तो कौन सी मक्का अच्छी उपयुक्त है और कौन सी वैरायटी अच्छी दानेदार कम समय अवधि वाली? ठीक है, सीहोर मध्य प्रदेश से आप बात कर रहे हैं। और डॉक्टर सीमा, इनका सवाल ये है कि इनके क्षेत्र में मक्का की कौन सी अच्छी वैरायटी इस्तेमाल कर सकते हैं? मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक हैं। देखिए वाला जो एरिया है उसके अंदर 120 से 130 दिन की काफ़ी वेराइटीज़ हैं जो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पहली जो वेराइटी आती है वो प्रताप मक्का 9 है, जो मध्य भारत के लिए रिकमेंडेड है। उसके अलावा DMRH 1308 है, 1301 है, ये वैरायटी वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे संस्थान ने भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ का निकाली है, जिसके अंदर IMH 222 है, IMH 223 है, IMH 224 है और IMH 227 और IMH 228 है। ये काफ़ी विकसित वैरायटीज़ हैं जो कि सिंचित क्षेत्र में 50 से 60 क्विंटल 1 हेक्टेयर के अंदर उत्पादन देती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी काफ़ी सारी उन्नत वैरायटीज़ हैं, जिसके अंदर DKC 9108 है और उसके अलावा CPC 838 है, जो काफ़ी अच्छा दाना देती है और जिनकी उपज 60 से 70 क्विंटल 1 हेक्टेयर के अंदर ली जा सकती है। जी बिल्कुल। तो मक्का से जुड़े हुए दर्शकों के अगर और भी कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। डॉक्टर सीमा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, जो कि आपके प्रश्नों के जवाब दे रही हैं, जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन की। तो सर अभी हमने बात की कि किस तरीके से हमारे वो दर्शक जो मूँग की फसल के बारे में विचार कर रहे हैं या मूँग की फसल जो लेना पसंद करते हैं सीजन में, उन्हें किस तरीके से जल प्रबंधन करना है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि इस समय कुछ सब्ज़ी फसलें भी हैं, वो भी काफ़ी डिमांड में रहती हैं, और उनमें जल प्रबंधन कैसे किया जाए और कौन कौन सी वो सब्जियां हैं? देखिए, इस समय जो खेतों में सब्जियां लगी हुई उनमें भिंडी है और जो फैलने वाली फसलें हैं जिनमें तरोई है, लौकी है, करेला है, इसी प्रकार की जो सब्जियां हैं हमारे, और कुछ शाकी सब्जियां भी हैं, पत्ते वाली सब्जियां, जैसे कि आप साग की बात कर सकते हैं, किसान भाइयों ने लगा रखी हैं। तो जैसा मैं पहले बता रहा था कि देखिए, आज के ज़माने की जो सिंचाई की पद्धति है वो सबसे उत्तम पद्धति आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, और उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। और जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिस्टम उपलब्ध है वो लगभग 70% जल की बचत कर सकते हैं। और अब तो फर्टिगेशन का समय आ चुका है, जिसमें कि फर्टिलाइज़र और पानी दोनों एक साथ साथ लगाया जाता है, और हम इसे प्रिसीजन इरिगेशन का नाम देते हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता उतना ही जल और उतना ही पोषक तत्व हम सिंचाई के माध्यम से पौधों में दे सकते हैं। और जहाँ तक अलग अलग फसलों का जो जल मांग है वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो फसलें जिनकी कैनोपी बड़ी होती है और घनी होती है, तो वो उनकी जल मांग भी ज़्यादा होती है, और ख़ासतौर से जब वातावरण में तापमान बढ़ा हुआ होता है। और इसके अतिरिक्त अगर आप मृदा की भी बात करें कि अगर वो दोमट मिट्टी है तो थोड़ा सा जल मांग ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मिट्टी की जल धारण क्षमता कम रहती है। जबकि जैसे मध्य प्रदेश से जो किसान हैं या चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र के जो किसान हैं, उनकी मिट्टी की जल धारण क्षमता ज़्यादा होती है, और जो आज जल प्रदान करेंगे वो ज़्यादा समय तक पौधों को उपलब्ध हो सकेगा। और रही बात इसकी कि जो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो जैसे ये वाली फसलें हैं जो कुकर बीट्स जिनको हम बोलते हैं, वो काफ़ी घनी और फैलती हैं जी जी। और जिनका कैनोपी बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका एक्चुअली वाटर डिमांड उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन
मैं समझता हूँ कि अगर किसान देखना चाहे अपने खेतों में, उंगली लगा करके भी देख सकते हैं। मिट्टी में अगर उंगली एक सेंटीमीटर तक जा सकती है तो यानी कि एक अच्छा नमी का वातावरण है खेत में। और अगर सूखा हुआ खेत है और अगर चाहें तो किसान भाई बहुत सारे ऐसे तकनीकी गैजेट्स भी हैं, जैसे कि जिनमें टेंसियोमीटर्स भी आते हैं और जिप्सम ब्लॉक भी आते हैं, लेकिन इन सब का प्रयोग करने के लिए आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। और कुछ और भी सॉयल मॉइस्चर मेजरिंग इक्विपमेंट्स भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इसके अतिरिक्त पौधे की स्थिति देख करके किसान भाई वैसे भी जान जाते हैं या जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी विधियां हैं जिनमें कि पौधे के टेम्परेचर को देखना या कि उनके डंठल का साइज देखना, घटते बढ़ते हुए देखना, यानी कि कुछ और वैज्ञानिक विधियां ऐसी विकसित की हैं वैज्ञानिकों ने, जिनके प्रयोग से फसलों की जलमांग का निर्धारण अच्छी तरीके से सर, एक कॉलर है विजय है जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें कॉल किया है। हम विजय जी का सवाल ले लेते हैं। विजय जी बताइए क्या प्रश्न है। हेलो मैडम, मेरे को कुछ सुना ही नहीं। विजय जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बताइए क्या सवाल है, अपना सवाल बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। नहीं, अभी आपका वो जो प्रोग्राम चालू है ना मक्के का। जी विजय जी, हाँ जी विजय जी प्रश्न बताएं। प्रश्न ये है कि मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मेरे को अभी मक्का की कौन सी जात लगाना चाहिए? जलगांव से बात कर रहे हैं ना, प्रजाति कौन सी? डॉक्टर सीमा, हमारे दर्शक हैं विजय जी जो कि जलगांव महाराष्ट्र से हैं। अपने क्षेत्र के लिए वो मक्का की अच्छी किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं। वो हमारे साथ फोन लाइन पर भी, अगर आप कुछ उनसे पूछना चाहेंगे तो भी वो सुन पाएंगे आपको। देखिए, अगर आप दाने के लिए मक्का लगा रहे हैं तो उसके अंदर DMH 111 एक बहुत अच्छी वैरायटी है जो आपकी ही प्रांत के लिए संस्तुत की गई है। इसके अलावा DHM की ही 113 एक वैरायटी है और DHM 117 है। ये काफ़ी अच्छी वैरायटीज है जिनको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसके अंदर DKC 8031 ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है जिसको आप लगा के अच्छा उपज आप ले सकते हैं। और इसके अलावा एक वैरायटी और है CPC 838 जिसको आप महाराष्ट्र वाले रीजन में लगा के काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन जो आपको जो मैंने जो किस्में बताई हैं इनकी अधिकतर जो उपज है वो आपके जलगांव जो एक सिंचित क्षेत्र है उसके अंदर आपको 60 से 70 क्विंटल एक हेक्टेयर के अंदर आपको उपज आसानी से दे देगी। जी जी बिल्कुल। और मक्का से जुड़े अगर आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर में कॉल करें। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हमारे दर्शक जो है मक्का की अच्छी किस्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो कुल मिलाकर यही है कि ज़्यादातर जो किसान हैं उनके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कैसी किस्म का वो चुनाव करें। मक्का की लोकप्रिय किस्में कौन कौन सी है जिन्हें ज़्यादातर हमारे किसान अपना सकते हैं? देखिए, अगर मक्का की किस्मों की बात की जाए तो जो हमारा भारत है वो काफ़ी मृदा के अनुसार और जो जितना भी बारिश होती है उसके अनुसार काफ़ी बिखरा हुआ है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के लिए काफ़ी सारी मक्का की वैरायटीज़ हैं जिनको लगाया जा सकता है। हमारे संस्थान से भी मैंने जैसे बताया कि उत्तर भारत के लिए IMH 222 है, IMH 223 है, IMH 237 है और IMH 228 है जो काफ़ी अच्छा उत्पादन उत्तर भारत के इलाकों में दे सकती है। अगर हम बात करें बिल्कुल जस्ट नीचे जाए दक्षिण भारत के अंदर, तो दक्षिण भारत के लिए जो संस्तुत वेराइटीज़ हैं उनके अंदर DHM 111 है, DHM 117 है जो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। उसके अलावा एक कोयम्बटूर मेज हाइब्रिड से करके भी सीरीज़ है जो दक्षिण भारत के लिए मक्का के लिए संस्तुत वेराइटीज़ हैं। अगर हम बात करें हमारे जो पूर्वांचल भारत है जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर अगर किस्मों की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो हमारी दर्शक हैं जो तरसेम जी हैं वो जानना चाहते हैं कि मक्के में कीड़ा लग जाता है उसके लिए क्या किया जाए। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है डॉक्टर सीमा? चलिए, शायद सीमा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तरसीम जी, जैसे ही सीमा जी से हमारा फिर से संपर्क होता है हम ज़रूर आपके सवाल का जवाब लेंगे। आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहें। और सर, अब जल प्रबंधन पर बात कर लेते हैं तो
मल्चिंग पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि मल्चिंग से कैसे हम जो मिट्टी का मॉइस्चर है या फसलों में जो मॉइस्चर है वो हम बनाए रख सकते हैं, और मल्चिंग की कौन कौन सी नई विधियां हैं, कौन से पारंपरिक तरीके हैं जिसे हमारे किसान अपना सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मक्के की खेती के बारे में और साथ ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो गर्मियों की फसलें हैं उनमें जल प्रबंधन कैसे करें, यानी उचित कैसे आप सिंचाई की तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जल की भी बचत कर सकते हैं और फसलों की ज़रूरत की पूर्ति भी। डॉक्टर सीमा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सीमा, एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने हमें हिमाचल से कॉल किया था और वो जानना चाहते थे कि उनके यहाँ पर जो मक्का की फसल ली जाती है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इन कीड़ों से कैसे फसलों को या फिर मक्का को सुरक्षित किया जाए? मक्का के अंदर जो कीड़े लगते हैं उसके अंदर काफ़ी जो बारिश का टाइम होता है उसके समय काफ़ी ह्यूमिडिटी उमस होने की वजह से मक्का में कीड़ों का काफ़ी प्रकोप होता है। मक्का में जो मुख्यतः कीड़ा लगता है, पहला तो कीड़ा होता है कि तना छेदक होता है, कि वो तने के अंदर घुस के और उसकी जो गोब होता है उसको पूरी तरीके से काट देता है। दूसरा जो कीड़ा होता है वो होता है फॉल आर्मीवर्म, जो भूरे कलर का फुदका सा होता है। तो अगर वो कीड़े की पहचान कर सकते हैं या जो अगर हमें पर्टिकुलर सिम्टम बता दें कि अगर उसकी बीज की गोब सूख गई है या फिर उसके अंदर कुछ बीज का जो तना है उसके अंदर अगर कीड़ा चल रहा है तो उसके अनुसार हम बता सकते हैं। लेकिन जो सामान्यतः अगर मक्की में जो भी कीड़ा अधिकतर फुदका जो होता है उसी का प्रकोप माना जाता है कि वो बोरर टाइप का कुछ लार्वा या लट उसके अंदर लगी होगी। तो उसके कंट्रोल के लिए एक कोराजन नामक दवा आती है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो दवा है इमाक्टिन बेंजोइट है, इसका भी किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की इसमें आवश्यकता है कि इन दवाइयों का इस्तेमाल तभी करें जब आपको लगे कि एक क्रिटिकल लिमिट की पौधों में ज़्यादा अगर उसका संक्रमण हो गया है तभी उसका इस्तेमाल करें। जो कोराजन है उसका 1 एकड़ के अंदर आपको 80 ml उसकी मात्रा का यूज़ करना है। वहीं पे जो इमैक्टिन बेंजोइट है ये दानेदार कीटनाशी है जिसका 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। और जब पहले भी कहा कि जब भी आप छिड़काव करें तो यह सुनिश्चित करें कि जो पानी की मात्रा लेते हैं वो 1 एकड़ के अंदर आप 150 लीटर लें और अच्छा वाला आप स्प्रेयर यूज़ करें जिसमें कम पानी की आवश्यकता लगे और अधिक जो इफेक्टिवली उसका स्प्रे हो सके और कीड़ों तक वो पहुंच सके और कीड़े खत्म हो सके। जी। इस बात डॉक्टर सीमा, एक और मक्के से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है और ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। सत्येंद्र तिवारी जी हैं और इन्होंने हमीरपुर से सवाल किया है। ये कहना चाहते हैं कि मक्का की कौन सी वैरायटी है, कौन सी किस्म है जो सबसे अच्छे परिणाम देती है, जिसमें सबसे अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है? देखिए कौन सा प्रांत है उनका आप एक बार बताएंगे? सर ये मैम ये हमीरपुर जो हिमाचल के अंदर है। देखिए हिमाचल
अंदर जो मक्का होती है वहाँ पे अधिकतर वो रेन फेड लेते हैं, मतलब वो बारिश के ऊपर ही आधारित होती है कि बारिश के ऊपर अगर पानी की सुविधा अगर उधर है तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है हिमाचल में जितना भी मक्का होता है वो रेन फेड बारिश के आधारित ही होता है। तो हिमाचल के लिए जो संस्तुत वेराइटी है उसके अंदर DMRH 1308 और DMRH 1301 है, जो वहाँ पे बहुत अच्छा किसानों को उपज दे रही है। और ये दोनों जो वेराइटीज हैं ये हमारे इंस्टीट्यूट से ही डेवलप की गई है, तो ये वेराइटी वो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा PMH 10 भी है एक वेराइटी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। ये भी काफ़ी अच्छा जो हिमाचल का जो रीजन है वहाँ पे उसका रिस्पॉन्ड कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमा हमारे साथ जुड़ने के लिए और मक्के पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। कई दर्शक थे जिन्होंने आप तक से प्रश्न पहुंचाए, उनका भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपकी जानकारी का अवश्य लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और डॉक्टर मिश्र हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो कि हमें जल प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, यानी ग्रीष्मकालीन जो फसलें हैं उसमें जल प्रबंधन कैसे करें। तो सर जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि मल्चिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये मॉइस्चर को भी लॉक करती है और साथ ही फसलों के लिए भी काफ़ी लाभकारी होती है। ये समय जब हम देखें तापमान काफ़ी ज़्यादा है, फसलों की अपनी ज़रूरत भी है, उस वक्त मल्चिंग किस प्रकार लाभकारी हो सकती है और कौन कौन सी विधियाँ या कौन कौन से तरीक़े हैं जिनसे मल्चिंग किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मिट्टी का तापमान उसी अनुसार बढ़ता है, तो अगर ऑर्गेनिक मल्च हमारे पास उपलब्ध है, जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियां हैं और पिछली फसल के अवशेष अगर हैं, तो वो अगर हम खेत में बिछा देते हैं, ख़ासतौर से पौधों की जड़ों के नज़दीक, तो उसमें जो है मृदा का तापमान उतना बढ़ नहीं पाता है और उससे होने वाली हानि से पौधा बच जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये वाष्पीकरण रोकने में बहुत कारगर होता है, क्योंकि जब हम दक्षतापूर्ण जल प्रबंधन की बात करते हैं या उन्नत जल प्रबंधन की बात करते हैं, तो ना केवल हमें दक्षतापूर्ण सिंचाई की विधियों की आवश्यकता है, बल्कि जो पानी है उसे भी हमें हर प्रकार से रोकना है, यानी कि मृदा में ही पानी बना रहे तो पौधों को उपलब्ध हो पाएगा। तो ये जो मल्चिंग के लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई, चाहे वो जैसे गेहूं की कुछ आपको तूड़ी भी हो सकती है या धान की भी जो है आप देख सकते हैं कि पुआल अगर है आपके पास पिछले सीजन की रखी हुई है, तो पौधों के जस्ट बगल में उनके पौधों के बगल में आप उनको रख देते हैं और उससे वाष्पीकरण में बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अब अगर उसकी बात करें जो प्लास्टिक मल्चिंग की है और उसके जो परिणाम आए हैं, उसमें ना केवल कीड़े और मकोड़ों से भी उसमें कुछ तरीके की बचत हो सकती है, बल्कि जो खरपतवार हैं वो भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। परंतु देखना यह है कि जब प्लास्टिक मल्च, जिनमें कि ब्लैक मल्च या कलरफुल मल्चेज की बात होती है या सफ़ेद मल्च ही है और कभी अल्ट्रा वायलेट स्टेबल भी है उसमें कुछ फिल्म्स, तो उनको बीज डालने से पहले ही लगाना पड़ता है। और ख़ास तौर से मैंने ये देखा है कि जब हमारे पास ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है और हम उत्थापित वेदिका पे हम लगा रहे हैं, यानी कि मेड़ बना करके या एक चौरस मेड़ बना करके हम पौधे लगा रहे हैं, ख़ास तौर से ये जो सब्जी वाली फसलें हैं, तो इनमें मेड़ के ऊपर या चौरस मेड़ के ऊपर ही पहले मल्च बिछाई जाती है और फिर उसमें होल करके पौधा का बीज रोपण किया जाता है। तो ये आगे जब फसल आगे चलती है तो वो ये जो अभी तक मैंने जो लाभ बताए हैं उन लाभों को प्रदान करती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्र आपका भी, और आपने भी हमें बहुत विस्तृत तरीके से जानकारी दी कि कैसे हमारे किसान ग्रीष्मकालीन फसलों में जल प्रबंधन कर सकते हैं। इससे फसलों को तो लाभ होगा ही और साथ ही साथ आप पानी की भी बचत कर एक चीज़ और रह गई है जो बताने की है किसान भाइयों को, कि अभी तक हम ये मानते हुए चले आ रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे अधिक जो है दक्षतापूर्ण विधियां हैं, लेकिन आजकल सब सरफेस या सब इरिगेशन का ज़माना आ चुका है, क्योंकि जो सरफेस पे जो पानी रहता है वाष्पीकरण से उड़ जाता है। तो अभी वैज्ञानिकों ने संस्तुत किया है कि अब समय है कि हम सिर्फ जड़ क्षेत्र को ही सिंचित करेंगे, क्योंकि पौधा जड़ से ही पानी अवशोषित करता है या पोषक तत्व अवशोषित करता है। तो और लेकिन क्या है कि ये फसल प्रबंधन मतलब फसल बोने से पहले ही इसका प्रबंधन कर लेना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की सिंचाई विधि अपनाते हैं तो और अधिक दक्षता प्राप्त तो इसके बारे में भी कभी हम विस्तृत कार्यक्रम रखेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक के हेलो किसान का हमारा विषय होगा लोबिया और ग्वार की खेती, और साथ ही हम बात करेंगे पपीता की खेती पर भी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी वही है जो कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया, hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, यानी हेलो किसान का जो नंबर है वो कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए उपलब्ध है, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अगर आपने पूरा हमारा आज का कार्यक्रम नहीं देखा है, बीच से आपने देखना शुरू किया है या फिर कोई जानकारी फिर से सुनना चाहते हैं, तो इस QR कोड को भी आप स्कैन करें जो आपको हमारे YouTube चैनल पर ले जाएगा, और वहाँ आप हमारा हेलो किसान आज का भी देख सकते हैं, पुराने एपिसोड भी आप देख सकते हैं, और साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आपके लिए उपलब्ध है उस पर। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हेलो किसान को लाइक करें, अपने कमेंट भी हम तक पहुँचाएँ ताकि आपकी राय हम तक पहुँच सके। फिलहाल यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।